10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का वन शॉट आईएमपी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको मैं मार्किंग करके देने वाला हूँ। सीरीज के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए या नहीं आए, या इंटरनल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस आईएमपी के थ्रू आपकी 2025 की वन शॉट आईएमपी की और साइंस 2 की प्रिपरेशन पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है। सारे के सारे वन शॉट आईएमपी वाले वीडियोस देख लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट आईएमपी। हर एक टॉपिक बहुत बारीकी से कवर होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं आपका जो रिवीजन वाला प्रोसेस है बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के पहले, इससे बेटर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेट्स बिगिन विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो पहले समझते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है ऑफ सेम स्पेसीज, लेकिन मेन चीज क्या है? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से जो बच्चा पैदा होता है, एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटीज होती है। मतलब जिस तरीके का उसका पेरेंट्स होता है उसी तरीके का सेम आइडेंटिकल बच्चा पैदा होता है। उसके अंदर कोई जेनेटिकली चेंजेस या वेरिएशन नहीं दिखते हैं। ये बात इसके अंदर यूनिपेरेंटल मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। मतलब यहाँ पे एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनते हैं और दोनों सेल एकदम पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल होते हैं। नो जेनेटिक वेरिएशन, एकदम आइडेंटिकल जीन्स होते हैं उनके। ओके, absence of ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ड्रॉबैक क्या है? अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर absence ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे जीन्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होते, जीन्स में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कब होगा? जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे तो यूनिपेरेंटल है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा कैसे? ये ड्रॉबैक है उसका। और इसका एडवांटेज क्या है? तो जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं बड़े फास्ट पैदा होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया वगैरह अपने आप को बड़े तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े तेजी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये फायदा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट द ड्रॉबैक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको समझना है। मैं जो मेजर टॉपिक है, जो एकदम हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स दे रखे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कि कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप है दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में पहला टाइप है सिंपल बाइनरी फिजन, और सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन होता है, ये ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर में इस पे अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, 5 साल के बात कर रहा हूं मैं लगभग आपको, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम एग्जांपल याद रखना, मैच द फॉलोइंग वगैरह किसी भी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइनरी फिजन में, सिंपल बाइनरी फिजन में अमीबा होता है, अमीबा में होता है। फिर हम बात करेंगे बाइनरी फिजन में, जो ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन होता है वो होता है पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम दिया होगा, पूछा होगा कि बताओ इसमें किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें हो रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और एग्जांपल पैरामीशियम। उसके बाद आता है हमारा यूग्लिना, जिसके अंदर होता है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो बस इतना ध्यान रखना, डायग्राम बेस आ सकता है, डायग्राम दिया रहेगा और पूछा रहेगा बताओ कौन सा बाइनरी फिजन हो रहा है। 1 मार्क्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, और चांसेस बहुत कम है, पर स्टिल कम से कम एग्जांपल याद रखना, दैट इज यूग्लिना। ओके, फिर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन। आराम से ध्यान देना इसके ऊपर, मल्टीपल फिजन क्या होता है। लुक एट दिस, मल्टीपल फिजन किसमें होता है? तो मल्टीपल फिजन होता है अमीबा के अंदर। अभी आप बोलोगे सिंपल बाइनरी फिजन भी होता था, मल्टीपल फिजन भी हो रहा है। हाँ, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर नॉर्मल है। मल्टीपल फिजन होने के लिए अमीबा में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो? खराब हो, मतलब एडवर्स कंडीशन हो। एडवर्स कंडीशन हो, आसपास की कंडीशन खराब हो, मतलब अच्छा पानी, अच्छा फूड वगैरह अवेलेबल नहीं हो, उस केस में अमीबा अपने बच्चे मल्टीपल फिजन के मदद से पैदा करता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब लेक ऑफ फूड हो, जैसे मैंने बता दिया एडवर्स कंडीशन, उस टाइम इसके अंदर क्या होता है? अमीबा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है। अमीबा है मान लो ये, तो इस केस में जैसे बाहर का कंडीशन खराब हो गया तो अमीबा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगा। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। ध्यान रखना, एडवर्स कंडीशन में अमीबा के ऊपर क्या बनता है?
प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है। आपको पता अमीबा यूनिसेल्युलर है और यूनिसेल्युलर के अंदर एक सेल का होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई और अंदर एक न्यूक्लियस है। अब अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या बनने लगेंगे, न्यूक्लियस बनने लगेंगे, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या होने लगेंगे, फॉर्म होने अंदर, क्योंकि बाहर कंडीशन क्या है, खराब है, बराबर। तो न्यूक्लियस अंदर बनने लगेंगे, रिपीटेड न्यूक्लियस डिवीजन होगा किसके अंदर, सिस्ट के अंदर, बराबर। और जैसे ही बाहर का कंडीशन, जैसे ही बाहर का कंडीशन सुफिशिएंट होगा, फेवरेबल होगा, अच्छा होगा, तो ये सिस्ट क्या होगा, सिस्ट फट जाएगा। ये जो सिस्ट ऊपर का कवरिंग दिख रहा है आपको, ये सिस्ट फट जाएगा और अंदर से छोटे छोटे अमीबुलिया क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे अमीबुलिया क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये है मल्टीपल फिजन का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा, इसकी हेल्प आपको डायग्राम की लेनी है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको मल्टीपल फिजन का डायग्राम मिलेगा, लुक एट दिस। इस डायग्राम को आपको समझना है। तो दिस इज द मल्टीपल फिजन, ये अमीबा है, अमीबा के ऊपर सिस्ट बन गया, अंदर छोटे छोटे अमीबुलिया बन गए और जैसे बाहर की कंडीशन फेवरेबल हो गई, सारे अमीबुलिया बाहर आ गए। आ गया समझ में आपको? तो ये डायग्राम आ सकता है और डायग्राम बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे कि भाई एक्सप्लेन करो कि ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो ऊपर की कवरिंग को सिस्ट बोलते हैं। भाई कब कब अमीबा मल्टीपल फिजन शो करता है, एडवर्स कंडीशन में, जब बाहर की कंडीशन एडवर्स हो तब करता है, बराबर की। तो इस तरीके से आपको करना है ये, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस, बस। फिर बडिंग किस में होता, बडिंग किस में होता है, तो याद रखना ईस्ट के अंदर बडिंग होता है। ये भी हम अभी तक यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल किसके अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर एक ही सेल मौजूद होता है, उनका हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल याद रखना, स्पाइरोगायरा, स्पॉन्जेस लाइक साइकस, इन साइकन, इनके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन, बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू द मेनी फ्रेगमेंट, मतलब मान लो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट में बढ़ जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया नया फ्रेगमेंट क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट में बढ़ जाता है और उससे नए नए ऑर्गेनिज्म रीजनरेट होते, तैयार होते, एग्जांपल स्पाइरोगायरा और साइकन, ठीक है। रीजनरेशन, रीजनरेशन किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है और दो पार्ट में बंटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, ईच पार्ट इज रीजनरेट रिमेनिंग पार्ट, हर पार्ट बचा हुआ पार्ट को वापस रीजनरेट करता है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी दो पार्ट में बढ़ जाती है और बॉडी दो पार्ट में बंटने के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है उससे नया प्लेनेरिया वापस से बन जाता है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपका रीजनरेशन काम करता है। तो रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है और रीजनरेशन में एक बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, ये भूलना नहीं आप। आगे देखो, बडिंग। अभी तक यहाँ पे इतने टॉपिक पे बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन आया नहीं प्रीवियस ईयर तक, ठीक है। अब आते हैं बडिंग पे, हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो बडिंग यूनिसेल्युलर में था, ईस्ट में होता था, और बडिंग मल्टीसेल्युलर में हाइड्रा के अंदर होता था। हाइड्रा एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में और इसके अंदर भी क्या होता है, बडिंग होता है। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। चलो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, दिल का सवाल है आपका कि भैया बता दो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। कमेंट करके बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। आप इस चैनल से क्या क्या डिमांड करना चाहते हो, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दोज वीडियोस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, ओके। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में जरूर बताना। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए नहीं अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, बट सेमिस्टर वगैरह एग्जाम में आते हैं, तो शायद ये एक एग्जाम का पार्ट बन सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीफ, बर्ड्स, इससे नया प्लांट पैदा हो जाता है। रूट से कभी कभी पैदा होता है, लीफ से पैदा होता है। तो प्लांट्स के अदर पार्ट से, द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट से जब नया प्लांट पैदा होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से, रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इससे जब नया प्लांट पैदा होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बात समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन कौन से पार्ट से नया प्लांट पैदा हो सकता है, रूट, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, ठीक है। जैसे कि पोटैटो के अंदर जो आईज होते हैं, ऊपर छोटे छोटे आईज होते हैं, उससे नया प्लांट पैदा होता है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के अंदर इट्स परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन पे जो बर्ड्स होते हैं, देखो ये अपना
ब्रायोफाइलम है। इसके लीफ के मार्जिन में जो बर्ड्स होते हैं, इससे नया प्लांट पैदा हो जाता है। देखो लीफ के मार्जिन में जो बर्ड्स होते हैं, ये ब्रायोफाइलम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीफ मार्जिन, शुगर केन और ग्रासेस के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट इन द नोड्स, उससे नया प्लांट पैदा होता है। और कैरेट और रेडिश में रूट से नया प्लांट पैदा होता है। ये जस्ट रीड कर लेना, ज्यादा इतना लोड मत देना, बड़ा सिंपल है, याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे आ चुका है चैलेंज नंबर 1। क्या आ चुका है? चैलेंज नंबर 1, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हाइड्रा के अंदर होता है बडिंग। तो बताओ ब्रायोफाइलम अपना बच्चा कैसे पैदा करता है? हाइड्रा के अंदर होता है बडिंग, तो बताओ ब्रायोफाइलम में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? कमेंट करो, हर एक चैलेंज का आंसर कमेंट करना, ऐसा लिखना C1 और जो भी आंसर है वो टाइप कर लेना। ठीक है, तो हर एक आंसर का कमेंट करते रहो, हर एक आंसर कमेंट करते रहो। अब आया एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बोर्ड में पूछा गया था, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक और चैलेंज है यहाँ पे, चैलेंज नंबर 2, जिसको आपको अभी कंप्लीट करना। लुक एट दिस, चैलेंज नंबर 2 में क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे चैलेंज नंबर 2 में देखो क्या पूछा गया है। आपको मैच द फॉलोइंग पूछा, जैसा कि अमीबा है, तो अमीबा के अंदर कौन से प्रकार का रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लिखना है। ईस्ट के अंदर कौन से प्रकार का होता है, ब्रायोफाइलम के अंदर कौन से प्रकार का होता है, और म्यूकर के अंदर कौन से प्रकार के होता है। आंसर लिखते समय ऐसे लिखना, जैसा कि C2 है ना, तो C2 के आगे क्या लिख देना, C2 के आगे लिख देना। जैसे कि पहले का मान लो A है, तो 1 के आगे A लिख देना, दूसरे का B है तो 2 के आगे B लिख देना। ऑब्वियसली जो भी आंसर होगा वो आप टाइप कर लेना। ठीक है, तो लेट्स सी कितने लोग टाइप कर पाते, बिना देखे पहले टाइप करना, फिर चेकआउट कर लेना। ठीक है, आंसर सही है कि नहीं। नाउ अब आते हैं हम ये वाले टॉपिक पे, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था पहले बोर्ड्स में। क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस, नॉट एक्सरसाइज। पहले बात ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन 2019 1 मार्क्स का, एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल फैमिली ऑफ म्यूकोर आर फॉर्म्ड। म्यूकोर की नई फंगल फैमिली कैसे फॉर्म होती है? तो पहले ध्यान रखना, ये डायग्राम दिया होगा, ये डायग्राम दिया था इन द फॉलोइंग फिगर। डायग्राम के अंदर दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके के सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो किसी भी कंडीशन में जी सकते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा ये नया बच्चा या नया फंगस इससे पैदा हो जाता है। ठीक है, तो कैसे बच्चा पैदा होता है, तो ये सारी बातें यहाँ लिखी है। फंगी लाइक म्यूकर है फिलामेंटल बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया, इनके पास क्या होती है, स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया दिखा, ये बड़ा सा स्पोरेंजिया दिखा। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, इनके अंदर क्या फॉर्म, स्पोरेंजिया के अंदर क्या फॉर्म होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजिया बस, जैसे स्पोर फॉर्म हुआ स्पोरेंजिया फट जाएगा, और स्पोरेंजिया से अंदर से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट इन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, गर्म जगह पे या जहां पे थोड़ा बहुत पानी होगा वहां पे ये जर्मिनेट होंगे, मतलब इनमें से नए नए प्लांट्स नहीं बोलेंगे, नए नए फंगस बनने शुरू हो जाएंगे। न्यू फंगल कॉलोनी इज अ फॉर्म। इस प्रकार से ये काम करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर, कि भैया ये बताओ, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। इस फिगर के द्वारा कौन से रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है? 2019 में 1 मार्क्स का पूछा था, तो वो है स्पोर फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो आंसर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या दिया था, डायग्राम दिया था, और डायग्राम पे पूछा था कि बताओ भैया कि ये जो डायग्राम है ये कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन शो कर रहा है। वैसे यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स है उनका कम से कम ये ध्यान रखना, जैसे कि ये डायग्राम दिया होंगे तो आप बोलोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये डायग्राम दिया होगा तो आप बोलोगे बडिंग इन द हाइड्रा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स के लिए आप रेडी रहना, बस उसको मत छोड़ना किसी करके। जैसे हम अगर और बात करें तो अगर मान लो ये डायग्राम दिया होगा तो आप बोलोगे बडिंग इन द ईस्ट, अगर ये डायग्राम दिया होगा तो आप बोलोगे मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि और हम डायग्राम अगर देखिए यहाँ पे अच्छे से, लुक एट दिस, यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा, जैसे कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन इन पैरामेशियम, और ये क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एक एक मार्क्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर होकर जाना, एकदम तैयार होकर जाना। ठीक है, उसमें कोई कसर कमी मत छोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लुक एट दिस, ये वाला टॉपिक में हमारे प्लांट्स का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसके द प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ द हैप्लॉइड, द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एग हो गया, फ्लावर्स में हमारे फ्लावर्स के अंदर जो ओव्यूल्स है उसके अंदर जो एग है उसका,
और पोलन ग्रेन का जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया। तो मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना दैट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तुम लोग से एक क्वेश्चन, दिल का क्वेश्चन वापस से, क्या स्पोर्ट्स खेलते हो या नहीं? क्या होता है ना, पढ़ाई के चक्कर में आजकल जो कंपटीशन का माहौल है उसके चक्कर में हम स्पोर्ट्स वगैरह से काफी दूर हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए एग्जाम्स के टाइम पे। तो आप अपने आप को पूछो कि स्पोर्ट्स खेलते हो कि नहीं, कम से कम आधा घंटा दिन का ग्राउंड पे जाके स्पोर्ट्स खेलने की आदत लगाओ। जहाँ पे भी आपको बैडमिंटन हो या जो भी जिस तरह का आपका एरिया है, जगह अवेलेबल है, उसके हिसाब से एक फिजिकल स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। चलो भाई, ये ज्ञान की बात होगी, आगे बढ़ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा है। मार्च 2022 में 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा है। मार्च 2022 में 2 मार्क्स का मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ध्यान देना अच्छे से। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। फ्लावर के वजह से प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फ्लावर मेन यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल वॉल मौजूद होती है, जिसके अंदर है पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये 4 फ्लोरल वॉल्स के नाम ध्यान रखना। 4 फ्लोरल वॉल कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये इसेंशियल्स वॉल है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल है क्योंकि यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। और कैलिक्स और कोरोला ये एक तरीके से एसेसरी वॉल्स है। तो ध्यान रखना, फ्लावर्स के अंदर इसेंशियल वॉल कौन से और एसेसरी वॉल्स कौन से। एसेसरी वॉल्स मतलब आप ये कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करने का काम, इसमें काम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं कौन? कैलिक्स और करोला। और एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा किसके बीच में है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच, आप ऐसा बोलो, ठीक है। तो ठीक है, तो दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। कैलिक्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एसेसरी वॉल्स का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। और मेंबर ऑफ द कैलिक्स, जैसा कैलिक्स के अंदर और कैलिक्स के छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ द कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। और मेंबर्स ऑफ द कोरोला को क्या हम कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। बात को यहां से समझ में आएगा। ये देखो, ये जो हरा हरा हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। और कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं, ये ग्रीन ग्रीन मेंबर्स आपको दिख रहा है, अलग अलग पत्तियां जो दिख रही है, इनको हम लोग अलग अलग सेपल्स कहते हैं। सेपरेट में क्या बोलते हैं? सेपल करके पुकारते हैं। जैसे ये फ्लावर्स के आपको जो फूल दिखते हैं, फूल के जो पत्ते होते हैं, मेन वाले कलरफुल जो पत्ते होते हैं, इन कलरफुल वाले पत्तों को हम लोग मिला के कोरोला कहते हैं। और इसके एक पत्ते को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक पत्ते को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स एंड मेंबर्स ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड पेटल्स। एमसीक्यू वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आया था मार्च 2000, स्केच लेबल इसेंशियल्स वॉल्स ऑफ द फ्लावर्स, मतलब ये फ्लावर का पूरा डायग्राम बनाना था आपको। एसेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर और एसेंशियल वॉल मतलब सब, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सबको आपको अच्छे से ऐड करना था। ये एंड्रोशियम हो गया। एंड्रोशियम मतलब ये वाला पत्ता दिख रहा है आपको, दिस इज एंड्रोशियम। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सारे आपको पार्ट्स एंड्रोशियम के हैं। गाइनोशियम मतलब ये जो बीच में आपको मटके जैसा दिख रहा बना हुआ है पूरा का पूरा, दिस इज योर गाइनोशियम वाला पार्ट। इसके अंदर सब कुछ फीमेल वाला पार्ट है, आप यू कैन से दैट, ओके। फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, गिव साइंटिफिक रीजन वाला क्वेश्चन आया था कि फ्लावर को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लावर के अंदर क्या मौजूद होता है, सारी बातें ये आपको पूरा आंसर लिखना है। क्योंकि फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज कंटेंट 4 फ्लोवर वॉल, फ्लोरल वॉल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके अंदर कैलिक्स, करोला होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, इसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे देख लो गाइनोशियम के अंदर क्या क्या आता है। गाइनोशियम को हम लोग यहाँ पे कार्पेल वाला स्ट्रक्चर को गाइनोशियम बोलते हैं। कार्पेल मतलब ये जो पूरा मटके वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीच में, ये पूरा मटके वाला स्ट्रक्चर बीच में जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर गाइनोशियम, ओके। और एंड्रोशियम कौन कौन सा? ये वाला जो आपको ऐसे फिलामेंट बॉडी दिख रही है, जो ये देखो, ये जो ऐसा भी मैंने बनाया था साइड में आपके लिए दिखाने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि गाइनोशियम के अंदर क्या क्या है? स्टिग्मा, ये वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पे बॉटम के अंदर होते हैं ओवरीज, ओवरीज के अंदर अंडे होते हैं। ओवरीज के अंदर क्या होते हैं? एग होते हैं, मतलब फीमेल पार्ट होता है, ध्यान रखना। ये हाँ हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा था, ये ऊपर का पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। और मेल पार्ट होता है जिसके एंथर के अपने एंड्रोशियम की पूरे बॉडी का नाम क्या है? स्टेमेन। और स्टेमेन के अंदर क्या आता है? ऊपर के पार्ट को एंथर बोलते हैं। और ये जो डंडा दिख रहा है नीचे, बीच नीचे ये डंडा जो दिख रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो नाम ध्यान रखना, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। With the help of neat label diagram, write any 3 parts of inside the flower। 2021 में
5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब एक तरीके से आपको पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। हालांकि आजकल अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, बट अभी भी आ सकता है। तो राइट विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम, मतलब डायग्राम भी बनाना है और फ्लावर के पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम, लुक एट दिस। अब कुछ कुछ फ्लावर्स के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम मौजूद होता है, मतलब फ्लावर एक ही है और एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी मौजूद होगा और एक ही फ्लावर में गायनोशियम भी मौजूद होगा। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक के अंदर एंड्रोशियम, एक के अंदर गायनोशियम मौजूद होगा, तो एंड्रोशियम किसी और दूसरे फ्लावर के अंदर मौजूद होगा। तो अलग अलग फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम जब मौजूद होता है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो इफ एनी वन पार्ट above mentioned two walls in the present in the flower, if only एंड्रोशियम इज प्रेजेंट तो उसको हम मेल फ्लावर कहेंगे। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे। और किसी गाइनोशियम, सिर्फ किसी फ्लावर के अंदर गाइनोशियम मौजूद है तो उसको हम लोग फीमेल फ्लावर कहेंगे। और फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर पपैया के अंदर मौजूद होते हैं। तो पपैया के मेल फ्लावर और पपैया के फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। इसका मतलब पपैया कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं पपैया के पास। और हिबिस्कस की बात करेंगे तो हिबिस्कस के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर साथ में एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। दैट्स वाई उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्लावर के बारे में हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने बढ़िया से इसको एक्सप्लेन। अब बात करेंगे जो एंड्रोशियम होता है वो मेल वॉल्स ऑफ द फ्लावर होता है। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल वॉल्स ऑफ द फ्लावर होता है। और एंड्रोशियम के मेंबर को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। एंड्रोशियम के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन। जो ऐसा दिख रहा था ना आपको, दिस इज स्टेमेन। और गायनेशियम के मेंबर्स को फीमेल वॉल होता है फ्लावर का, और उसके एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। तो जो आपको ऐसा मटके जैसा बीच में बना हुआ दिख रहा था, जिस ये कार्पेल, उसके अंदर भी 3 पार्ट थे। ठीक है ना, तो ये कार्पेल है और ये हमारा कौन है? ये हमारा स्टेमेन है, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। मार्च 2022 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे स्टेमेन है, यहाँ पे जो स्टेमेन है, स्टेमेन के ऊपर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। ये पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाते हैं? कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। और फिर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो एबायोटिक एजेंट। ओके, अब पॉलिनेशन होता कैसे है? पॉलिनेशन मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रही होते कैसे? तो इनको करवाने का जो काम करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको करवाने का काम करते हैं, जैसा एबायोटिक एजेंट है विंड या वाटर। कभी कभी पोलन ग्रेन विंड या वाटर के वजह से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। या फिर बायोटिक एजेंट का मतलब होता है इंसेक्ट वगैरह। इंसेक्ट वगैरह आपको पता फ्लावर पे बैठते हैं, उनके पैरों पे छोटे छोटे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर वो उड़ के जाके फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे बैठ के उसके स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे ऑटोमेटिकली उनके पैरों के मदद से चिपक जाता है और आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेचुरली शुरू हो जाता है। तो बायोटिक एजेंट कौन से जो ये करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं? तो वो है विंड और वाटर, ये ए बायोटिक है। और बायोटिक कौन से हैं? इंसेक्ट और एनिमल्स, ये ए बायोटिक एजेंट का काम करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई, कमेंट करके बताना कि भाई आफ्टर 10 क्या सोच के रखा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कुछ और आपने अच्छा सोच के रखा है। तो जरूर जरूर कमेंट्स करके बताना, पता चलेगा कमेंट्स के अंदर कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कितने कॉमर्स वाले, और कितने आर्ट्स, और कितने कुछ अलग वाले, कुछ मस्त वाले, एनडीए वगैरह वाले, आर्मी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ओके, सो लुक एट दिस। अब अभी देखो, एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ आ गया? स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आ गया, बराबर। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर से एक पोलन ट्यूब बनता है। ये पोलन ग्रेन के अंदर से पोलन ट्यूब बनता है। और इस पोलन ट्यूब का बनने के बाद ये दोनों मेल गैमेट जो होते हैं, ये दोनों मेल गैमेट यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छे से, ये दोनों मेल गैमेट इस ट्यूब से होके कहाँ तक पहुंचते हैं? इस ट्यूब से होके किसी भी एक ओवरी के अंदर एंटर करते हैं। और ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है? तो ओवरी के अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियोसेक। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होते हैं? तो एम्ब्रियोसेक के अंदर एग होता है और एम्ब्रियोसेक के अंदर 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं। तो जो भी यहाँ पे से जो मेल गैमेट आ रहे हैं, मेल
गैमेट्स आ रहे पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब से, वो एक जाएगा एग किसी के साथ मिलेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा वाला जाएगा पोलर न्यूक्लाई के साथ मिलके पोलर न्यूक्लाई को फर्टिलाइज करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप कह सकते हो फ्लावर के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पोलन ट्यूब से जो दो मेल गेमेट आए वो एक एग को फर्टिलाइज किया और दूसरे ने पोलर न्यूक्लाई को फर्टिलाइज किया। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव साइंटिफिक रीजन वाला क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या। तो दो मेल गेमेट जो आए थे उसमें से एक वन मेल गेमेट जो था वो एग के साथ फर्टिलाइज किया, उससे क्या बना, उससे जाइगोट बना। जाइगोट मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके का बेबी बना, नया सीड बना, यू कैन से नया फ्रूट बना, सीड बना। एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन। इसको हम एक फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंड मेल गेमेट जो था वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लाई के साथ, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का मतलब आप बोल सकते हो कि सीड का एक पार्ट होता है। जब सीड पूरी तरीके से, जब सीड क्या होता है, आप सीड क्या करते हो, आप जमीन में डालते हो और जमीन में डालने के बाद क्या होता है, उसमें से पहला पत्ता निकलता है। जमीन में डालने के बाद पहला पत्ता निकलने के पहले ये जो एंडोस्पर्म होता है ये सीड को या ये उस जाइगोट को क्या देता है, नरिशमेंट देता है, जाइगोट को खाना देता है। जाइगोट क्या है, जाइगोट वो चीज है जिससे एक्चुअल में नया प्लांट बनेगा। तो ये जो एंडोस्पर्म बनता है ये जाइगोट को क्या देता है, नरिशमेंट करता है, खाना देता है, ठीक है ना, प्लांट बनने के पहले जब सीड का रूप होता है तब तक, ठीक है। एज टू न्यूक्लाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक जो मेल गैमेट था वो एग के साथ फर्टिलाइज हुआ और एक मेल गैमेट ने, दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लाई को फर्टिलाइज किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डबल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखना ये डायग्राम भी पूछ सकते हैं वो, इस डायग्राम को भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन, डबल फर्टिलाइजेशन पे ये क्वेश्चन आ सकता है और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन करो ये कौन से कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने आपको लिए पूछा है कि आपको बताना है, चैलेंज नंबर 3, पोलन ग्रेन फॉर्म बाय डैश डिविजिबल इन द लोक्यूल्स ऑफ द एंथर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कौन से डिवीजन से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस या मियोसिस। अब मुझे बताना पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट से, और जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं या मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। ध्यान रखना अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पिछले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वन शॉट आईएमपी सब अपलोड कर दिए है, उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। वो लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो और उन वीडियोस को भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, साइंस 2 के सारे चैप्टर्स का वन शॉट आईएमपी अच्छे से प्रैक्टिस करके देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे इस पे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का, राइट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का काम क्या होता है, तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाने का। क्या काम होता है, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द डैश ऑर्गन। ह्यूमन के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, तो आंसर आपको पता ही है कौन से ऑर्गन के अंदर होता है। चैलेंज नंबर 4 है, कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बता दिया था। स्पर्म कहाँ बनता है, कहाँ बनता है स्पर्म, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के अंदर जो मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ, टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम नाम के जर्म सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम नाम के सेल्स के साथ मियोसिस होता है और उससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम का मियोसिस होके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म आगे आगे ट्रेवल करता है और कहां पे आपको पता है, पेनिस से बाहर निकलता है इस तरीके से। तो स्पर्म आगे ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है, सबसे पहले जो स्पर्म बना वो रेटे टेस्टिस में जाएगा। रेटे टेस्टिस कहाँ है, इस टेस्टिस के अंदर मौजूद है। फिर वो वास एफरंस में जाएगा। वास एफरंस भी कहाँ है, टेस्टिस के अंदर है, वो जहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया है। फिर वो एपिडिडाइमिस में आएगा। एपिडिडाइमिस यहाँ पे देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा। एपिडिडाइमिस के बाद वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस ये बड़ा सा ट्यूब आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, वास डेफरेंस यहाँ पे बना हुआ है। लुक एट दिस, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये रहा वास डेफरेंस पूरा ट्यूब आपका। वास डेफरेंस के बाद वो इजेक्टिबुलरी डक्ट के जाएगा, फिर वो यूरिनो जेनेटिक डक्ट के अंदर आएगा, मतलब वही इस वाली डक्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये रास्ता स्पर्म ट्रेवल करता है एक से मिलने से पहले, आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये रास्ता ट्रेवल करते करते जो स्पर्म होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, मैच्योर मतलब
अब वो एग को फर्टिलाइज करने के लायक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा था मार्च 2024, मतलब लास्ट ईयर में ही ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मतलब इस साल सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चांसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन। देखो पिछले 2023, 22, 21 और 19, 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेल से, 24 में आया, तो मतलब अब चांस है फीमेल में से आ सकता है। सुन लेना, फीमेल में से आ सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग, इन विच ऑर्गन स्पर्म इज फॉर्म, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म, 60 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है स्पर्म की। ये क्वेश्चन ऐसा आया था। तो मैं बोल रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, 5 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डेफरेंस, वास डेफरेंस का क्या काम है, तो वास डेफरेंस का काम है स्पर्म को ट्रेवल करवाना, किसके तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो वास डेफरेंस क्या करता है, स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजेक्यूलेटरी डक्ट तक ट्रेवल करवाने का काम करता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म इज फॉर्म, स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म मियोसिस से बनता है, क्योंकि स्पर्म एक तरीके का क्या है, गैमेट से, तो गैमेट्स हमेशा मियोसिस से बनता है, माइटोसिस से नहीं बनता है। नेम एनी टू अनपेयर ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है टेस्टिस भी 2 होती है, जैसा कि वास एफरेंस भी 2 होते हैं। यहाँ पे पूछा 2 ऑर्गन्स के नाम बताओ जो सिर्फ सिंगल, जिनकी पेयर मौजूद नहीं होती है, तो जो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो है पेनिस, ये सिंगल मौजूद होते हैं, ये पेयर पेयर में मौजूद नहीं होते, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा, मैंने बताया ना, ये किसका काम है, वास डेफरेंस का काम है। क्या काम है, ट्रांसफर, जो भी स्पर्म मैच्योर हो चुका है उसको एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक ट्रेवल करवाना, यूरेथ्रा तक मतलब यूरिनोजेनिटल डक्ट तक लेके जाने का काम है वास डेफरेंस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे, इससे आपको अंदाजा आ सकता है इस साल ज्यादा चांसेस है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला। तो हम देखेंगे, बात करेंगे फीमेल में बढ़िया से। लुक एट दिस, चलो चैलेंज नंबर 5, टेस्टिस सीक्रेट्स हार्मोन, टेस्टिस कौन से हार्मोन सीक्रेट्स करती है, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। कमेंट करके बताना आंसर, टेस्टिस कौन से हार्मोन सीक्रेट्स करती है। ठीक है, यहाँ पे सब लेंथ वगैरह लिख के रखी है। मेल की एपिडिडाइमिस में 6 मीटर का एपिडिडाइमिस होता है, स्पर्म का जो लेंथ होता है 60 माइक्रोमीटर होता है, जिसपे क्वेश्चन पूछा था। स्पर्म लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पर्म को भारी मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रुक्टोज के मदद से मिलती है, किसकी मदद से मिलती है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज किसमें मौजूद होता है, सीमेंस के अंदर होता है। सीमेंस क्या है, एक तरीके से जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता था, उस स्पर्म और सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलके उसको हम बोलते हैं सीमेंस। तो सीमेंस के अंदर फ्रुक्टोज मौजूद होता है, और वो फ्रुक्टोज स्पर्म को नरिशमेंट या एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना आप। फिर आते हैं, हाँ, सेमिनिकल वेसिकल सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन इन इजेक्यूलेटरी डक्ट। आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होती है और वो अपने केमिकल सिक्रीशन रिलीज करती है। तो सेमिनल वेसिकल जो भी सिक्रीशन रिलीज करती है वो इजेक्यूलेटरी डक्ट में जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन रिलीज करती है वो यूरिनोजेनिटिकल डक्ट में जाता है। All the organs of male reproductive system are pair except urinogenital duct और पेनिस और स्क्रोटम। अभी क्वेश्चन पूछा था ना, स्क्रोटम, यूरिनोजेनिटिकल डक्ट और पेनिस ये पेयर में मौजूद नहीं होते, सिंगल सिंगल मौजूद होते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन माइंड में रख के प्रिपरेशन आपकी करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शायद 2025 में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो ओवरी मौजूद होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट मौजूद होता है, सिंगल यूटेरस मौजूद होता है। यूटेरस मतलब क्या है, ध्यान रखना, अभी बहुत काम आने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस मतलब गर्भ, जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, और यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की दीवारें होती है जहाँ पे वो बच्चा आके चिपकता है और नरिशमेंट लेता है। और वजाइना मौजूद होता है, वजाइना मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये ओवरी का डायग्राम वगैरह अच्छे से कर लेना, 5 मार्क्स का शायद क्वेश्चन इस साल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम आ सकता है और उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 5 मार्क्स के लिए पॉसिबल ज्यादा है। तो ओवरीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे ओविडक्ट पढ़ लेना, ओविडक्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से आप पूरा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स और सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना।
ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, अंडे मौजूद होते हैं, बराबर। अंडों के अंदर क्या होता है, तो वो सब अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम डिस्कस करेंगे। और एक बार ओवरीज के बारे में बट अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रेम भरा क्वेश्चन, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपकी, हाँ ना बता दो, बता दो, कौन जानता है तुम लोग, बता दो। और है तो संभल के रहना, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा फोकस भी करना, सब कुछ करो जिंदगी में बट स्टिल दिमाग, ठीक है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन बीच बीच में आपको ट्रिगर करना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अलग अलग सवाल पूछ के याद दिलाना चाह रहा हूँ। स्पोर्ट्स खेलते हो, खेलते रहना, ठीक है। आधा घंटा दिन का फिजिकल एक्टिविटीज को देना, मतलब देना, हॉबीज को फॉलो करना, और कुछ रिलेशन वगैरह हो तो उसको संभल के खेलना, ठीक है ना। गैमेट्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वापस हमने बात कर दी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है मेल पे क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो इस साल चांसेस है फीमेल पे आ सकता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ओविडक्ट के अंदर क्या क्या सिलिया वगैरह मौजूद होता है वो देख लेना, ठीक है। अब आते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन। अब देखो मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनोपॉज के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देती है, मतलब अंडे बनाना बंद कर देती है, oocytes बनाना बंद कर देती है, रिलीज करना बंद कर देती है, ठीक है ना। मेनोपॉज समझ में आया। मेनोपॉज का मतलब क्लियर है, जिसमें आप बोल सकते हो एक तरीके मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर स्टॉप हो जाती है। और उम्र कौन सी, 45 ईयर के आसपास। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम। ओवम मतलब एग, oocyte सब एक ही चीज है। स्पर्म और ओवम का मिलना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। मेनोपॉज समझ में आ गया, ठीक है। ओके, फ्रॉम द प्यूबरिटी अप टू द मेनोपॉज। प्यूबरिटी प्यूबरिटी से कहां तक, मेनोपॉज तक। प्यूबरिटी कहां से आती है, 10 से 17 साल की उम्र में प्यूबरिटी आती है। मेनोपॉज कहां होता है, 45 से 50 में। ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ईच ओवरी। हर प्यूबरिटी से मेनोपॉज तक एक महीने में एक अंडा रिलीज होता है हर एक ओवरी से, एक अंडा रिलीज होता है हर एक ओवरी से। और टोटल 2 से 4 मिलियन ओवम एक फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। ओनली 400 oocytes आर रिलीज अप टू द एज ऑफ द मेनोपॉज। वापस सुनना, 2 से 4 मिलियन ओवा मौजूद होते हैं, उनमें से 400 ओवम रिलीज होते हैं मेनोपॉज की एज तक। उसके पहले कोई भी ओवम यहाँ पे रिलीज नहीं होते। 400 ओवम रिलीज होते हैं 2 से 4 मिलियन में से, जो मैच्योर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। समझ में आया। तो ध्यान रखना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर ओवरी में से हर महीने में एक अंडा रिलीज होता है, एक अंडा रिलीज होता है। जब वो फीमेल जन्म लेती है उसके अंदर 2 से 4 मिलियन ओवा मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले क्वेश्चन आ गया है, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, आपको पता है स्पर्म के अंदर हैप्लॉइड्स, स्पर्म क्या है, एक तरीका का हैप्लॉइड गैमेट है, बराबर ना, जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। सारे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होते हैं, डबल पेयर में नहीं होते हैं। 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई टाइप का स्पर्म होता है। और अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो 22 प्लस एक्स मतलब एक ही टाइप का होता है। स्पर्म 2 टाइप के हो सकते हैं, अंडा एक ही टाइप का होता है। अगर स्पर्म एक्स वाला मेल के एक्स फीमेल के एक्स से मिला तो गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, और अगर वाई वाला फीमेल के एक्स से मिला तो यहाँ पे बॉयज चाइल्ड पैदा होगा। तो आप कह सकते हो कि जो भी सेक्स, जो भी नया बच्चा पैदा होने वाला उसका जो सेक्स होगा, उसका जो जेंडर होगा, इट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द स्पर्म, नॉट फीमेल का एग, इट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द स्पर्म। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इन ह्यूमन डैश क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेलनेस के लिए, एक्स या वाई, एक्स या वाई। एक लड़का लड़का कैसे है, क्योंकि उसके अंदर एक्स एक्स नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक्स वाई है। तो मेल के अंदर मेलनेस के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट करके बताना। एक्स एक्स फीमेल के अंदर मौजूद होता है, तो एक्स वाई किसके अंदर मौजूद होता है, ऐसा कोरिलेशन वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पे ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आते धड़ाकेदार, पूरा ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट पेज रहा है, देखो। जुलाई 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ द कपल, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम मतलब जो मैंने अभी डायग्राम आपको पहले आपको डिस्कस किया था, ये डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करने बोला, ये वाला डायग्राम आप समझ तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और आपको कैसे, जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो आपको सबको पता है कि ड्यूरिंग जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है, मेल और फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं। जाइगोट जब बनता है तो मेल फीमेल का गैमेट्स मिलते हैं। तो ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन
द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन किसके द्वारा, मेल के द्वारा। मेल या तो एक्स देगा या तो वाई देगा, फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स मौजूद है, ठीक है, बट फीमेल ट्रांसफर ओनली एक्स टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म मिलते हैं, अगर एक्स क्रोमोसोम मेल से आया, मेल से एक्स क्रोमोसोम आया तो लड़की पैदा होगी, और वाई क्रोमोसोम अगर मेल से आया तो लड़का पैदा होगा। इसका मतलब जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है, वो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 में से ऐसे क्वेश्चन आया था जुलाई 2020 में 3 मार्क्स का। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द अबव फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन। मतलब ये क्वेश्चन आया था मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, मतलब ये डायग्राम आपको दिया था और इस डायग्राम की ये पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने बोला था, ये पूरी प्रोसेस को। तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलेंगे। राइट द नेम ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्वमेंट लेते हैं वो सारी बातें अब अभी हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कशन करते हैं। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से 30 दिन में रिपीट होती है हर फीमेल के अंदर। 28 दिन 30 दिन खत्म, वापस से नई साइकिल शुरू हो जाती है। इस साइकिल को टोटल 4 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है एफएसएच, उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फिर है एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन। अब आपको पता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ये मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसके ओवरी के अंदर ऐसे फॉलिकल मौजूद होते हैं और फॉलिकल के अंदर ऊसाइड मतलब अंडे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट डेवलप्ड। ध्यान रखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल मौजूद होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है, ऊसाइड मौजूद होते हैं, और ऊसाइड क्या करने लग जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और ये डेवलपमेंट कौन से हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, तो ये डेवलपमेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। किसके हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट करके बताया, देखो यहाँ पे फॉलिकल और ऊसाइड्स ये किसके अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब दिस डेवलपमेंट फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। अब जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो चुका है, ये फॉलिकल जो डेवलप हो चुका है ये क्या सीक्रेट करना शुरू करता है, ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करना शुरू करता है, मतलब एक नए प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये जो एस्ट्रोजन बना, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडो यूटेरस के अंदर, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की दीवार को डेवलप करना शुरू कर देता है। यूटेरस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की दीवार क्या होती है, डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे एग रिलीज होता है और यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, दोनों जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी आएगा वो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार पे आके चिपकता है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का दीवार का तैयार होना बड़ा जरूरी है, और ये कौन तैयार करता है, एस्ट्रोजन के कंट्रोल में तैयार हो रही है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इन द यूटेरस डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, एस्ट्रोजन। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट डेवलपमेंट, और फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो गया, और फॉलिकल के अंदर क्या है, ऊसाइड मतलब अंडा। तो फॉलिकल फटेगा और फॉलिकल में से क्या निकलेगा, फॉलिकल में से ऊसाइड निकलेगा। लेकिन फॉलिकल जो फटता है वो किसके कंट्रोल में फटता है, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में फॉलिकल फटता है। और फॉलिकल फटने के बाद उसमें से अंडा बाहर निकलने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन केमिकल रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो एंडोमेट्रियम ग्लैंड में से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन के कंट्रोल में एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड होती है उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, सिक्रीशन, अलग अलग केमिकल रिलीज होते हैं। क्योंकि अब अगर अंडा फर्टिलाइज हुआ तो वो एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपकेगा, और उस अंडे को चिपकाने के लिए कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन का होना बड़ा जरूरी है। तो ये किसके इफेक्ट में होता है, प्रोजेस्टेरोन के। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। अब ये एंडोमेट्रियम रेडी है, वहां पे आके फर्टिलाइज जाइगोट एम्ब्रियो आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आया। तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक प्रोसेस है, ये इस तरीके से चलते रहता है। और कौन से दिन में क्या क्या होता है वो सारी बातें यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखी। देखो यहाँ पे सब मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो फॉलिकल क्या सीक्रेट करता है, फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। फिर क्या होता है, एंडोमेट्रियम इन द यूटेरस डेवलप होता है, किसके मदद से, एस्ट्रोजन की मदद से डेवलप होता है। फॉलिकल क्या होता है, बस्ट होता है, किसकी वजह से बस्ट होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से बस्ट होता है। और फॉलिकल बचता, फॉलिकल के अंदर से क्या निकलता है, oocytes निकलता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब क्या, सुनना, फॉलिकल बस्ट होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से, और उसके अंदर से अंडा oocytes बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर
फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या रिलीज करता है, वो क्या बन जाता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड में से सिक्रीशन करवाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अंडा आके या जाइगोट आके या एम्ब्रियो आके चिपकने वाला है, इसके लिए। और अब हमारा जो एंडोमेट्रियम की दीवारें है वो इम्प्लांटेशन के लिए क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। दिस इज वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधा पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन पूछे थे वो कुछ ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। देखो लुक एट दिस, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 28 से 30 दिन का पीरियड होता है। ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 14वें दिन पे क्या हो रहा है, 14वें दिन पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ऑन विच डे ओव्यूलेशन अकर, तो 14वां दिन हो जाएगा, 14 डे। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस, कौन कौन से ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, तो ओवरीज और यूटेरस के अंदर बदलाव आता है। ओवरीज और यूटेरस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आता है। Which period is said to be the period of regeneration of the endometrium? 5th से 13th डे के पीरियड में, पांचवें से लेके 13वें दिन के समय में पीरियड ऑफ रीजनरेशन होता है, मतलब एंडोमेट्रियम बनता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, बनता है। और कौन से पीरियड में सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट होता है, सेड टू पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का जो सिक्रीशन होता है स्टार्ट, वो होता है कौन से दिनों में स्टार्ट होता है, 15 से लेके 28 के दिन के दौरान। 15 से लेके 28 इन दिन के दौरान एंडोमेट्रियम क्या करता है, अपने केमिकल रिलीज करता है। बात समझ में आया। तो दिस इज व्हाट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो 28 से 30 दिन का पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखो वन शॉट आईएमपी में ये हो गया कंप्लीट। तो मेंस्ट्रुएशन कवर हो गया। देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से मार्क वगैरह आप लोग करते रहना, ठीक है। कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए आपसे। और वन शॉट जो भी आए, नाउ लुक एट दिस, इम्प्लांटेशन डज नॉट ओके। अभी हमने क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एम्ब्रियो में यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की दीवारें तैयार हो चुकी है, सिक्रीशन हो गया है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जो फीमेल का यूटेरस है उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे जो एग है और यहाँ पे एग और स्पर्म मिला तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फर्टिलाइज होकर यहाँ पे एंडोमेट्रियम पे आके चिपकेगा, बराबर। लेकिन मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो अब उस दीवारों का कुछ काम ही नहीं है, उस एंडोमेट्रियम की वॉल का कुछ काम ही नहीं है। तो अब क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ क्या होगा, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज, 24 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन हुआ मतलब अंडा निकला, और 24 घंटे के अंदर स्पर्म आके अंडे को फर्टिलाइज नहीं किया, तो कॉर्पस लुटियम जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। कॉर्पस लुटियम क्या करता था, कॉर्पस लुटियम क्या करता था, ट्रांसफर इन कॉर्पस, एंड ड्यू टू दिस कॉर्पस लुटियम इनएक्टिवेट होने की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और अनफर्टिलाइज ओवम, जो अंडा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, आर डिस्कार्डेड आउट ऑफ द वजाइना, और वजाइना से ब्लड के साथ वो पूरा का पूरा अंडा बाहर निकल जाएगा। अकम्पनिश्ड विद द कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, और इसके साथ क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, थोड़ा खून बाहर निकलेगा। 5 days, दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन, कंटिन्यूअसली अप्रोच। और ये मेंस्ट्रुएशन ये कब तक चलता है, 5 दिन, 5 दिन ये फ्लो होते रहता है, मतलब ब्लीडिंग होती रहती है। सो दिस इज व्हाट मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का डेफिनेशन, मेंस्ट्रुएशन का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। मतलब अगर जो अंडा oocyte जो बना, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म से नहीं मिला, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ। जो ब्लीडिंग होगी वो 5 दिन अप्रोक्सीमेटली चलती रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनलेस द oocyte are fertilized, embryo is implanted, this process is repeat every month, embryo is implanted, repetition of this cycle temporarily stop till the pasteurization, thereafter periods is breast feeding। मतलब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, repeated every month। अब this process is repeated every month if the embryo is implanted, repetition of the cycle is temporarily stopped। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी रुक जाएगी। अगर मान लो किसी फीमेल के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, वो बंद हो जाएगी। कब तक, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाए, और देयर आफ्टर पीरियड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल, ओके, ये पूरा आप अच्छे से समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जुलाई 2000 जुलाई 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। डिस्पाइट द वेरियस डायग्नोस्टिक, ओके, इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्निक्स लाइक आईवीएफ, सेरोगेसी, स्पर्म बैंक और चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड। मतलब अगर किसी कपल को, किसी पेरेंट्स को बच्चे पैदा नहीं हो रहे,
तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से बच्चे अपने जन्म दे सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला है IVF। इस पे क्वेश्चन पूछा था, देखो मार्च 2020 पे में क्वेश्चन पूछा था, सारे सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करना था। और यहाँ पे पूछा है कि बताओ जिन माँ बाप को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे। तो सबका आंसर सेम है, आप उनको IVF के बारे में बताओ, आप सेरोगेसी के बारे में बताओ, ठीक है ना, स्पर्म बैंक के बारे में बताओ। तो ये सारी डिटेल आपको देनी, सारे आंसर सेम है। तो यहाँ पे आपको IVF के बारे में पढ़ना है। IVF के अंदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो एम्ब्रियो फॉर्म, मतलब आप कह सकते हो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय द यूटेरस इम्प्लांटेड। ओके, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर फीमेल का एग लिया जाता है और मेल का स्पर्म लिया जाता है, दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइज करने के बाद फीमेल के यूटेरस के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है बाहर, क्योंकि वो अंदर फर्टिलाइजेशन का काम फीमेल के अंदर अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको बाहर फर्टिलाइज करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट IVF। ओके, ये कौन से कपल के लिए हो सकता है, तो अगर मान लो किसी में मेल का स्पर्म काउंट कम है, ऑब्स्टेकल इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो वो IVF करवा सकते हैं। सेरोगेसी, सेरोगेसी में क्या होती है, सेरोगेसी के यूटेरस ऑफ अदर वुमेन, सेरोगेसी में क्या होता है, सम ह्यूमन है प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन, कुछ कुछ ह्यूमंस का इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होता है, मतलब एम्ब्रियो यहाँ पे जो यूटेरस होता है, यूटेरस में एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इस केस में क्या करते हैं, वुमन कैन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रिमेडियल टेक्निक्स कॉल्ड सेरोगेसी, सेरोगेसी की मदद ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, oocytes मतलब अंडा कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द वुमन, मतलब जिस औरत को बच्चा चाहिए उसके ओवरी में से एक अंडा निकाला जाएगा। प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, जिसके यूटेरस के अंदर प्रॉब्लम है उस फीमेल के ओवरी से अंडा निकाला जाएगा। oocytes is fertilized in the test tube with the help of sperm collected from the husband, और उसके औरत के हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा और दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया जाएगा। और फर्टिलाइज करने के बाद जिस फीमेल के एम्ब्रियो के अंदर यूटेरस के अंदर प्रॉब्लम था, उसमें तो उस हम इम्प्लांट कर ही नहीं सकते, उसमें तो उस फर्टिलाइज जाइगोट को या एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो किसी और फीमेल के, मतलब जो ना उसकी मम्मी होने वाली बच्चे की ना उसके पापा होने वाले, किसी और फीमेल को हायर करेंगे और उसके यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो को क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। मतलब एम्ब्रियो को एक तीसरी माँ के अंदर, ना जिसका खुद का अंडा है ना खुद के हस्बैंड का स्पर्म है, उसके अंदर इम्प्लांट करेंगे। और सच वुमन इन द यूटेरस दैट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड अ सेरोगेट मदर, और ऐसी माँ को क्या बोलेंगे, सेरोगेट। मतलब इस महिला से अंडा निकाला गया, इस पुरुष से स्पर्म निकाला गया, जो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है, इन दोनों का अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होगा बाहर में और इस औरत के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। और बच्चा जब बड़ा होगा तो वापस, बच्चा जब पैदा होगा तो वापस से इन दोनों को दे दिया जाएगा। इस मदर को क्या बोलेंगे, सेरोगेट मदर बोलेंगे। तो ये वाला इस्तेमाल कर सकती है वो फीमेल जिसके किसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसके यूटेरस के अंदर प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन, जिसके यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, वो सेरोगेसी का इस्तेमाल वो कर सकती है, ठीक है। और फिर स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक कौन इस्तेमाल कर सकता है, जिसके मेल का स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्पर्म बैंक में जाके ऐसा स्पर्म खरीद सकते हैं जो थ्रू फिजिकली और मेडिकल चेक होता है। स्पर्म खरीद के वो फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करवा के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो जो भी स्पर्म आपको चाहिए, जिस क्वालिटी का स्पर्म चाहिए, जैसे कपल को स्पर्म चाहिए, गोरा चिट्टा जैसा बच्चा पैदा चाहिए वैसे मेल का स्पर्म लिया जाता है और कंसर्न कपल्स इस फर्टिलाइज IVF टेक्निक्स के साथ फर्टिलाइज करके सीमन फ्रॉम द स्पर्म बैंक एंड रिजल्ट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द मदर, और मदर के यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है। नेम ऑफ द सीमन डोनर स्ट्रिक्टली केप्ट, और सीमेन डोनर कौन है उसका नाम कभी नहीं बता दिया जाता, नहीं तो वो पप्पा बन जाएगा बच्चे का एक तरीके से। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो सीमन डोनर होगा वो बायोलॉजिकली फादर है उस बच्चे का, ठीक है। ट्विंस, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ ट्विंस होते हैं दो, एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक। आपको पता है कि फीमेल के ओवरी में से एग रिलीज होता है, बराबर। अगर ये एग दो हिस्सों में बढ़ गया, एक ही एग दो हिस्सों में अगर बढ़ गया, एक ही एग अगर दो हिस्सों में बढ़ गया, तो जो बच्चे पैदा होंगे दोनों एग के फर्टिलाइजेशन से उसको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। और डाइजाइगोटिक मतलब क्या होता है कि दो एग अगर रिलीज हुए, मान लो दो एग, एक इधर से भी एक रिलीज हुआ, इधर से भी एक रिलीज हुआ, और दोनों एग अलग अलग फर्टिलाइज हुए, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो डाइजाइगोटिक होंगे। मोनोजाइगोटिक बच्चे जो पैदा होते हैं, एम्ब्रियो डिवाइडेड, तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है मैंने बताया, एम्ब्रियो जो होता है दो पार्ट में बढ़ जाता है,
मोनोजाइगोटिक से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मोनोजाइगोटिक में जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन कभी कभी मोनोजाइगोटिक में जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनका कोई न कोई बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो सर वगैरह हाथ चिपक के होते दोनों बच्चे। ऐसे बच्चों को साइमिस ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमिस ट्विंस बोलते हैं। तो मोनोजाइगोटिक में साइमिस ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक है। ओकेशनली टू oocytes, और अगर दो अंडे फर्टिलाइज हुए तो जो बच्चे पैदा होंगे इसको बोलेंगे डाइजाइगोटिक, और फर्टिलाइज टू द सेपरेट स्पर्म, और ये अलग अलग स्पर्म से क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, और इनके अंदर जेनेटिकली डिफरेंस होगा, जेनेटिकली ये बच्चे दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। इन आवर कंट्री सिंस लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमारे कंट्रीज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत सारी क्या है, अवेयरनेस लोगों में कम है। तो ये जुलाई 2019 में एक क्यों है, क्योंकि सोशल कस्टम्स के वजह से, ट्रेडिशंस हमारे अलग है, इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे कम लोग कम है, शाइनेस मतलब लोगों में शर्म आती है। तो ये आंसर इसका लिखना था आपको। क्या कारण थे, वो कारण ये है। ठीक है, उसके बाद है कि सेक्सुअल डिसीज, कौन कौन से सेक्सुअल डिसीज है, सिफिलिस और गोनेरिया। सिफिलिस के सिम्टम्स क्या क्या है, तो वो सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसा कि गोनेरिया का सिम्टम्स 2019 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और जुलाई 2019 में 1 मार्क्स से व्हाट इज प्रिकॉशन विल यू टेक मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन आप लेंगे, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो गोनेरिया के सिम्टम्स पे क्वेश्चन पूछा था, तो गोनेरिया के सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या, फैमिली प्लानिंग इसेंशियल क्यों है, तो फैमिली प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी सबको मिल नहीं पाएगी, तो भूखे मरेंगे वो सब। और फिर लिखा है इंडिया शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग, तो ये क्वेश्चन आपको मार्च 2020 में पूछा गया था। और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अच्छे से पढ़ लेना, फैमिली प्लानिंग के कौन कौन सी मेथड है वो अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7D का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस ज्यादा है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ओके, और 2022 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो ये हुआ हमारा इस पूरे चैप्टर का वन शॉट आईएमपी। तो अच्छे से मार्क कर लेना हर एक टॉपिक को, और पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी से हर एक टॉपिक को समझ के पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी सारे वीडियोस भी आप देख सकते हो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो। और वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो तो प्लीज प्लीज कमेंट में 22 into 7 का आंसर बताना, मैं समझ जाऊंगा, ये आंसर बताने वाले को समझ जाऊंगा कि आप वीडियो के एंड में पहुंचे।